कैथरीन क्लेयर अपने पति जॉर्ज और बेटी फ्रेनी के साथ मैनहट्टन में रहती है। जब जॉर्ज को एक कॉलेज में कला इतिहास पढ़ाने की नौकरी मिलती है तो परिवार न्यूयॉर्क के चुना में एक बड़े फार्म हाउस में चला जाता है। कैथरीन घर में अलग अलग महसूस करती है। वह पिछले मालिकों की मौतों पर नज़र रखने वाली एक बाइबल ढूंढती है और शापित के रूप में चिन्हित नामों को खरोच से देखती है। वह अजीब रोशनी देखती है जो उसे एक प्राचीन अंगूठी की ओर ले जाती है जिसे वह पहनना शुरू कर देती है। फ्रेनी एक भूतिया उपस्थिति महसूस करती है और अपने माता पिता के कमरे में सोने पर जोर देती है। कैथरीन दो भाइयों एडी और कॉल लॉक्स को खेत के हाथों के रूप में नियुक्त करती है, जबकि जॉर्ज एक महिला छात्र विलिस के साथ संबंध शुरू करता है। जॉर्ज के सहयोगी जस्टिन सोकोलोव ने उन्हें और कैथरीन को रात के खाने पर आमंत्रित किया। वह और कैथरीन दोस्त बन जाते हैं। घर वापस जाने पर जॉर्ज गलत तरीके से काम करता है जिससे वह और कैथरीन लड़ते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड डिबियर्स विभाग प्रमुख को घर आमंत्रित करता है। फ्लॉयड भी एक आत्मा की उपस्थिति को महसूस करता है। वह कैथरीन को आश्वस्त करता है कि आत्मा उदार है और एक दर्शन करने की पेशकश करती है। जॉर्ज और कैथरीन एक पार्टी का आयोजन करते हैं और पड़ोसियों और जॉर्ज के सहयोगियों को आमंत्रित करते हैं। पार्टी के दौरान कैथरीन को पता चलता है कि पिछले मालिक एडी और कोल के माता पिता थे और उनके पिता ने उनकी मां एला और खुद को मार डाला। बाद में कैथरीन जॉर्ज से घर की उत्पत्ति के बारे में बात करती है। जैसा कि वे तर्क देते हैं, एक रेडियो बजना शुरू होता है, केवल तभी रुकता है जब जॉर्ज इसे नष्ट कर देता है। कैथरीन जॉर्ज से फ्रेनी को उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए कहती है। जबकि जॉर्ज चला गया है, कैथरीन और फ्लॉयड एक सीन रखते हैं। वे एला का भूत देखते हैं। फ्लॉयड कैथरीन को बताता है कि घर में एक और आत्मा है और कैथरीन को इसके प्रकट होने तक सावधान रहना चाहिए। जॉर्ज दूसरी आत्मा से आवाज़ें सुनना शुरू कर देता है। कैथरीन को जॉर्ज के अफेयर का पता चलता है और उसकी शुरुआत एडी से होती है। कैथरीन ने पेंटिंग सीखी। जॉर्ज ने दावा किया कि उनका काम उनके चचेरे भाई द्वारा चित्रित किया गया था, जो एक नौका विहार दुर्घटना में डूब गया था। एक क्लास ट्रिप पर जस्टिन जॉर्ज और उनके शोध प्रबंध सलाहकार के बीच की बातचीत को सुनता है, जो पूछता है कि उसे बिना सिफारिश पत्र के कैसे काम पर रखा गया था। अगले दिन फ्लॉयड जॉर्ज का सामना करता है, जो पत्र बताने की बात स्वीकार करता है और स्थिति की व्याख्या करने के लिए एक बैठक का समय निर्धारित करता है। एक नाव की सवारी पर जॉर्ज फ्लॉयड को उसकी रिपोर्ट करने से असफल रूप से रोकता है। जॉर्ज पूरी तरह से भीगा हुआ लौटता है। जस्टिन उससे अपने अफेयर के बारे में बात करती है। जैसे ही जस्टिन दूर चली जाती है, जॉर्ज उसका पीछा करता है और उसे कोमा में डालते हुए उसे सड़क से हटा देता है। बाद में कैथरीन को फ्लॉयड की मृत्यु और जस्टिन की दुर्घटना के बारे में पता चलता है। अपनी कक्षा में जॉर्ज एक ऐसी छवि को नोटिस करता है जिसे उसने स्लाइड पर प्रक्षेपित नहीं किया था, जिससे वह नाराज हो गया। यह फ्लॉयड की किताब का कवर है। कैथरीन फ्रेनी के साथ जाने की तैयारी करती है, लेकिन जॉर्ज कैथरीन के पेय में शामक डाल देता है। जॉर्ज को अपनी योजना के बारे में पता चलता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। कैथरीन बेहोश हो जाती है और जॉर्ज उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। जॉर्ज काम पर जाता है और कॉल को कैथरीन को परेशान न करने का निर्देश देता है, यह दावा करते हुए कि वह बीमार है।
जॉर्ज घर लौटता है जहां पर उसके शरीर की खोज करने का नाटक करता है। पुलिस को जॉर्ज पर शक है लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है और उसे छोड़ देते हैं। जॉर्ज फैनी को कनेक्टिकट में अपने माता पिता के घर ले जाता है। कैथरीन की आत्मा एला के साथ शामिल हो जाती है। वे जस्टिन को जगाते हैं और उसे वह सब कुछ दिखाते हैं जो जॉर्ज ने किया था। जस्टिन पुलिस से बात करती है। जॉर्ज अपने मृत चचेरे भाई की नाव पर भागने की कोशिश करता है। एक तूफान आता है और समुद्र में एक छेद खुल जाता है। जॉर्ज को निगल जाता है क्योंकि यह पूरी फिल्म में देखी गई पेंटिंग की नकल करता है।